Hello everyone and welcome back to the online class of the Crescent School History class 9th. Chapter number 1, the French Revolution, and today we are talking about the abolition of slavery. This is video number 13. If you haven't seen video number 1 to 12, please go through the video number 1 to 12 and then watch 13 so that you understand this chapter very easily. Right? Today we are talking about the abolition of slavery. इसके पहले हमने ऑलरेडी बात कर लिया था वुमेन्स के कंडीशंस की. वुमेन के कंडीशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे. तो स्लेवरी में ये बहुत इजी टॉपिक है और मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो भी बनने वाला है क्योंकि बहुत हम कम टाइम में इसको समझने वाले हैं. स्लेवरी का मतलब हिंदी में समझ लो क्या होता है, गुलाम. राइट. और पहले क्या होता था कि अभी क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे मेंस पार्टीज हो चुकी हैं आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए. क्लब्स हैं, पार्टीज हैं, सरकारें हैं, संविधान है. तो हम सोचते हैं लेबर्स के बारे में. लेबर्स का अपना यूनियन होता है. अगर रेलवे ज्यादा काम ले ले तो तुरंत रेलवे यूनियन स्ट्राइक पे आ जाता है. तो पहले ये सब नहीं था. तो गरीबी थी तो उस गरीबी का फायदा उठाते थे बहुत सारे देश, और देश भी चलाने के बहुत अलग अलग तरीके थे. जैसे कि एक शब्द अभी हम पढ़ने वाले हैं, कॉलोनीज. ठीक है, तो इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा. ये कॉलोनी क्या होती है, हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया है, फिर भी मैं तुम्हें आज रिपीट कर दे रहा हूं. कॉलोनी समझने के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल तो हम खुद इंडियन ही हैं. इंडिया भी एक कॉलोनी था. जब कोई देश सपोज है फ्रांस, और फ्रांस के बगल में पड़ता है ऑस्ट्रिया. अगर वो ऑस्ट्रिया पे कब्जा करके उसको अपना एरिया में ले ले तो पूरा फ्रांस हो जाएगा. लेकिन अगर फ्रांस इंडिया पे कब्जा करेगा तो इंडिया और फ्रांस के बीच में तो बहुत सारे देश आ रहे हैं ना, तो वो पूरा तो कब्जा कर नहीं पाया. वो दूरी पे है तो समझ लो वो एक कॉलोनी हो गई. इंडिया जो है फ्रांस की कॉलोनी बन जाएगी और यहां से रेवेन्यूज कमाने लगेगा. तो आज का मेरा सवाल है कि इंडिया किसकी कॉलोनी थी. अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें पता करना है कि कौन से गवर्नमेंट, कौन से देश के लोग, कौन से जगह के लोग, कौन से देश के लोग इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखे थे, जिनका हम पे राज था, जिनसे हम लड़ाई लड़े और फिर हम 1947 में आजाद हो गए. तो जैसे ना यूरोप में बहुत सारे देश थे. यूरोप में फ्रांस थे, यूरोप में पोलैंड है, यूरोप में ब्रिटिश है. तो सबने अपनी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी. अच्छा, कॉलोनीज का मतलब क्यों बना रखी थी? जाहिर सी बात है कि सबको अपने देश से प्यार है. उनको अपने देश से प्यार था. तो अपने देश से प्यार इतना ज्यादा था कि अपने देश की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक शब्द मैं यूज करूंगा जो 10th में तुम पढ़ोगे, इंपेरियलिज्म. राइट. अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों पर भी अटैक करने लगे थे और दूसरे देशों से रेवेन्यू बनाने लगे थे. तो ये जो एक टाइम चल रहा था यूरोप के देशों में ना, तो तुम्हें इंडिया में पता है कि ऐसा नहीं कि जो इंडिया में राज किए वही पहले आए. उससे पहले बहुत लोग आए थे इंडिया में. लाइक डच, सबसे पहले तो पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए, फिर जाकर वो लोग आए जो हम पे राज किए. अब बार बार आ रहा है, मुझे रोकना है अपने आप को कि मैं आपको आंसर ना बताऊं. तो इन सब फ्रेंच के भी लोग आए थे इंडिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इंडिया पे एक अधिकार नहीं हो पाया और दूसरे उनके जो दुश्मन है वो इंडिया पे कब्जा बना लिए. फ्रांस ने भी बहुत सारे जगहों पे अपनी कॉलोनी बना रखी थी. जैसे कि इंडिया तो हमारा अपना देश, से नाम याद करना बहुत आसान है. इनकी कॉलोनीज का नाम थोड़ा सा टफ है, तो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम याद कर लेना. मार्टिन क्यू, दूसरा है गॉडेलूप, एंड तीसरा है सैन डोमिंगो. अब ये इसका लोकेशन भी समझ लेते हैं ये कहां पे है. इवन अफ्रीका में भी कुछ फ्रांस की कॉलोनीज थी. ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, हम जानते हैं. अफ्रीका में ब्रिटिश की भी कॉलोनीज थी और फ्रांस की भी कॉलोनीज थी. अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अफ्रीका में तो ब्रिटिश थे क्योंकि गांधी जी गए थे ना अफ्रीका में और ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किए थे. तो वहां पर फ्रांस की भी कॉलोनी थी. अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा है, तो वहां पे कई सारे देश आते हैं. तो वहां पर दोनों की कॉलोनीज थी अलग अलग हिस्सों में. ठीक है, तो कॉलोनीज हम समझ गए. जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा करता है और उस पे अपना एक रेवेन्यू का सोर्स बना लेता है, उस पे अपना कंट्रोल कर लेता है, उसकी गवर्नमेंट पे उसका कंट्रोल होता है, तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं. तो यहां पर स्लेवरी और कॉलोनी से क्या रिश्ता है? ठीक है, पहले तो इनको अपने देश को आगे बढ़ाना है. अब आगे बढ़ाना है तो इनको अगर इंडस्ट्री, बिजनेस भी करना है तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, या अपनी जरूरतों को, आबादी फ्रांस की बढ़ती जा रही है तो इनको कॉफी चाहिए, इनको टी चाहिए, इनको टोबैको चाहिए, इनको इंडिगो चाहिए, जो इनकी जरूरतों को पूरा करे. तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं तो खेती करनी पड़ेगी. और हमें तो पता ही है कि जो फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग हैं या थर्ड स्टेट में भी जो एलाइट लोग हैं, इन लोगों के पास काफी प्रॉपर्टी आगे चल के आ जाती है और फर्स्ट सेकंड वालों के पास पहले से बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है. तो ये जो कॉलोनी रहती है फ्रांस की, जो 3 नाम मैंने मेंशन किए थे, मार्टिन क्यू, राइट, और गॉडेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये जगह है कहां पे? इसका लोकेशन है अमेरिका में. ठीक है,
तो अमेरिका, यहाँ पे मैंने ए बना दिया। अभी हम समझेंगे ABC यानी एक ट्राइंगल स्लेव ट्रेड के बारे में, और ये शायद एक क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ट्राइंगल का मतलब ये हो गया कि 3 लोगों के बीच में ट्रेड हो रही है। अब ये 3 लोग कौन है ये भी हम समझ जाएंगे, ABC कौन है। तो यहां पर जो फ्रांस की कॉलोनी है वहां पर खेती बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कुछ चीजें हैं यूरोप में, यूरोप बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन यूरोप का जो मौसम है वो ऐसा है कि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। इस वजह से वहां पे हर चीजों की खेती, प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो इन लोगों ने जो अपनी कॉलोनीज बनाई थी वो ऐसी थी जहां पर खेती बहुत ज्यादा होती, जिसे इंडिया बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंडिया में बहुत आप देखते हो यहाँ पे राइस भी होता है, वेट भी होता है, सब होता है, राइट। गन्ने, शुगर सब मिलते हैं, तो हर जगह इंडिया से जाता है। और ऐसे ही अमेरिका में बहुत सारे, कनाडा पूरा खेतों से भरा हुआ है, अमेरिका खेतों से भरा हुआ है, अफ्रीका खेतों से भरा हुआ है। पर यूरोप में थोड़ी खेती होती है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो कॉलोनी बनाई थी इनको, अब वहां पे इनको खेती कराना था। लेकिन अब यूरोप के जो रहने वाले लोग थे वो नहीं जाना चाहते थे काम करने कॉलोनी में। जैसे अब हम मान लो फ्रांस के हैं, मेरे पास 100 एकड़ खेत है। अमेरिका के मान लीजिए सैन डोमिंगो में मेरे पास 100 एकड़ का खेत है, मुझे वहां पर खेती करनी है, पर मेरा मन नहीं वहां जाने का, क्योंकि एक तो मैं पैसे वाला हूं, मैं क्यों जाके वहां पे खेत में मेहनत करूं अपने देश से इतने 3000 किलोमीटर दूर। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं क्यों ना स्लेव, जब मेरे पास एक ऑप्शन है गुलाम खरीद लेने का, तो मैं क्यों ना गुलाम खरीद लूं और उनको लगा दूं। तो गुलाम खरीदना, गुलाम को अपने खेतों में लगाना, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस था, राइट। एक पूरा बिजनेस था। ऐसा नहीं था कि आप डायरेक्टली जाते थे और गुलाम लेकर अपने खेतों में लगा देते थे। इसके लिए ABC ट्राइंगल को समझना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अभी आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप अभी से ध्यान दोगे तो पहला हमने समझा फ्रांस की कॉलोनी है जहां पर उनको खेती करानी है। दूसरा खुद फ्रांस है, और तीसरा कैरेक्टर जहां से वो जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, उनको वो खरीदेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाजार में हम जाकर गुलाम खरीद लेंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाजार में जो हम गुलाम खरीदने जा रहे हैं वो भी हमारे अफ्रीका की किसी कॉलोनी से आए, राइट। तो यहां पर A फ्रांस हो गया, ठीक है। C अफ्रीका एंड ऑल, जहां से भी गुलाम आते हैं। अफ्रीका बहुत ज्यादा गरीब देश था और उसको बनाया भी गया, राइट, गरीब। तो अफ्रीका जहां पे बहुत सारे गरीबी थी, तो यहां से बहुत सारे गुलाम स्लेव आते। ए मैंने देख लिया फ्रांस, जहां के लोग हैं, जहां के लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है। C मैंने देखा अफ्रीका, और B है हमारा अमेरिका जहां पे हमारे फ्रांस के लोगों की कॉलोनी है। अच्छा, ए के नीचे जो है लिखा हुआ है बॉर्डेक्स, ये एक जगह का नाम है, ठीक है। अब ये जगह क्या है? ये एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, जहां पर कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया। जैसे कि इंडिया में सूरत, पता है सूरत कैसे डेवलप हुआ? थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, सूरत कैसे डेवलप हुआ? सूरत में ना बहुत एक नॉर्मल सा वो शहर था, कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। सूरत में क्या होने लगा कि बाहर से जो है शिप्स आने लगे, बाहर से, मुंबई भी ऐसे डेवलप हुआ है। तो इन शहरों में जो भी कोस्टल एरिया थे, बाहर से शिप्स आने लगे और ट्रेड बढ़ गया। और जब यहाँ पे व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो इतना व्यापार बढ़ा कि वहां पर आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ी, वहां पर हर एक चीजों की डिमांड सप्लाई बढ़ने लगी और वो एक शहर में बदल गया, ठीक। इसी तरीके से सिंगापुर एक छोटा सा देश था। ये यहाँ इंडिया से या आसपास के कंट्री से जब ब्रिटिश जाते थे तो सिंगापुर में बस रुकते थे, एक स्टे करते थे, ठीक है। अब वो इनका स्टे इतना ज्यादा होने लगा वहां पर कि सिंगापुर एक प्रॉपर जो है, जो स्टे, जो एक कहते हैं ढाबा से वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े सिटी में बदल गया और वहां पे ऑफिसें भी बन गई। और आज की डेट में सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, सबसे ज्यादा डेवलप में से भी एक है। तो डेवलपमेंट ऐसे आ जाती है, ट्रेड से आ जाती है, जहां पे भी ट्रेड होगा वहां पे डेवलपमेंट आ जाती है। तो फ्रांस का ये बहुत डेवलप शहर है, बॉर्डेक्स, राइट। तो यहां पे किस चीज का बिजनेस होता था? यहां पे ट्रेड होता था गुलामों का। गुलाम कहां से आते थे? ध्यान से सुनिएगा, गुलाम आते थे अफ्रीका से, सी से आते थे गुलाम ए पे, ठीक है। अफ्रीका एंड ऑल, इन सब देशों से गुलाम आते थे यहां पर। उनके जो है समझ लीजिए कि व्यापारी होते थे बड़े बड़े, जो इनकी डील करते थे। यहां से गुलामों को खरीद के
फ्रांस के वो लोग जिनके पास भी जमीनें हैं, जहां पे भी लाइक सैन डोमिंगो या जहां पे भी, वहां पर उनको भेज देते थे। और जैसे हम समझते हैं कपड़े या कुछ भी खरीदते हैं तो ट्रकों में लोड होता है, तो चूंकि ये तो बहुत ज्यादा दूर था और समुद्र के रास्ते जाना था, तो इन सब गुलामों को एकदम कस के टाइट करके जो है पानी के जहाजों में लोड कर दिया जाता था सामान की तरह, ठीक है। और 3 महीने 3 months की एक जर्नी होती थी। 3 महीने की यात्रा करने के बाद वो पहुंचते थे अमेरिकन कॉलोनीज में यहाँ के, राइट। और वहां पर जाकर ये उन खेतों में इनकी नौकरी लगी रहती थी, वहां पे ये गुलामी के तौर पे काम करते थे, जो अपने काम से मना नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि हमें नहीं समझ में आया आपको भेज दो अपने घर, ये ऑप्शन नहीं था। गुलाम का मतलब होता है कि अब जो मालिक ने कह दिया वो करो। तो ये डेफिनेटली था तो गलत, ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि आज हम दुनिया देख रहे हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कोई जबरदस्ती हमें कोई काम करा नहीं सकता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे समझ से, ट्रायंगल से, कि हम फ्रांस के में बैठे बैठे गुलाम खरीद रहे हैं। गुलाम आ रहे हैं कहां से? अफ्रीका एंड ऑल से, और गुलाम जाएंगे हमारे इन फ्रांस कॉलोनीज में। ये कॉलोनीज कहां पे हैं? अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो एक ट्रायंगल जो है स्लेव ट्रेड चलता था, राइट, ये इसके 3 नाम हैं और 3 इनके पोर्ट्स हैं जहां से आप स्लेव्स का ट्रेड कर रहे हैं। अब ये बंद क्यों नहीं हुआ, एक सवाल उठेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक भी है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये बंद क्यों नहीं हुआ? पहले तो इससे फायदा किसको था? फायदा डेफिनेटली जब हम अब लुइस 16 के टाइम में आते हैं, लुइस 16 के टाइम में डेफिनेटली राजा है या फिर फर्स्ट स्टेट है, जो सेकंड स्टेट है, नॉबल्स, क्लर्जी जो भी हैं, उनके पास बहुत सारे लैंड्स वगैरह थे। तो लैंड जिसके पास है, खेती तो उसी को करनी है, और इंसानों की जरूरत, गुलामों की जरूरत भी उन्हीं को है। तो वो तो बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बंद करेंगे तो नुकसान तो उन्हीं को होगा। इसलिए मोनार्की के टाइम में बंद नहीं हुआ। तो फिर यहां पर हमने मोनार्की को क्रॉस कर दिया। यहां पे हमने 5 नाम लिखे हुए, मोनार्की, एनए मतलब नेशनल असेंबली, फिर हमने लिख दिया कन्वेंशन, फिर हमने लिख दिया डायरेक्टरी, और फिर हम यहां पर लिख देते हैं नेपोलियन, ठीक है। तो मोनार्की जो है, फर्स्ट वन जो मोनार्क है, इसके टाइम में बंद नहीं हुआ, क्योंकि भैया इन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा था। इनके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड था, इसलिए इन्होंने बंद नहीं किया। नेशनल असेंबली जब आई तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेशनल असेंबली जो आई थी उसमें 3rd स्टेट के एलाइट लोग थे जो सबसे ज्यादा टैक्स देते थे, सबसे ज्यादा अमीर थे। इसका मतलब उनके पास भी बहुत सारे लैंड, बहुत सारी जमीनें थी, और उनको भी काम करने के लिए गुलामों की जरूरत थी। और वहां पर जो बहुत गरीब लोग हैं, राइट, जो जिनको गुलामों से कोई लेना देना नहीं है, जो खुद अपने आप में गरीब हैं, वो तो वोट दे नहीं रहे, और ये जानते थे कि अगर हम गुलाम को, स्लेवरी को अगर एबोलिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सरकार, नेशनल असेंबली चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए इनके समय में आवाज उठी, लेकिन बंद नहीं किया गया। तो फ्रांस में स्लेवरी कब एबोलिश हुई? तो हम सब जानते हैं कि जो लोअर स्टार्टा था फ्रांस का, जो सबसे नीचे लेवल का, जो गरीब वर्ग का जो सरकार बनी, वो जैकोबिन क्लब के टाइम में बनी, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम में बनी। तो जब जैकोबिन्स ने गवर्नमेंट बनाई, जिसको हम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, तो कन्वेंशन में तो वैसे ही सबके सब गरीब थे, तो उन लोगों को गुलाम की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए, और जाहिर सी बात है, वो जो एलाइट है, रिचनेस है, इसके खिलाफ भी थे। तो उन लोगों ने फाइनली फ्रांस में स्लेवरी को बंद कर दिया। तो क्या ये स्लेवरी बंद रह गई जब कन्वेंशन ने कहा कि अब स्लेवरी नहीं होगी, गुलामी नहीं होगी, आप किसी को गुलाम बनाकर काम नहीं कर सकते? क्या ये आगे चला, ये चलता रह गया? तो नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अभी हम चैप्टर में पूरा हमें समझना है। तो मोनार्क में नहीं हुआ, नेशनल असेंबली में नहीं हुआ, कन्वेंशन में हुआ, लेकिन जब कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी आई, और डायरेक्टरी को जब रिप्लेस किया गया नेपोलियन से, नेपोलियन बोनापार्टे हमने पढ़ा है कि 1799 में उनको हेड बनाया गया, और 1804 में वो पूरी पावर में आ गए। तो जब 1804 में नेपोलियन पावर में आए, तो स्लेवरी यहां पर हम देख रहे हैं कि फिर से जो है, यहां पर कन्वेंशन में हमने टिक लगाया, फिर नेपोलियन ने इनको टिक का मतलब री इंट्रोड्यूस कर दिया, दोबारा से स्लेवरी को चालू कर दिया, ठीक है। तो यहां पर एक बदलाव आया कि स्लेवरी को बंद कर दिया गया कन्वेंशन ने,
और फिर नेपोलियन ने दोबारा से गुलामी को चालू कर दिया। अब आप सोचेंगे नेपोलियन ने ऐसा क्यों किया? तो जब वीडियो नंबर हम 12 में थे और नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन की विचारधारा दो थी। मैंने बोला था, याद रखिएगा, पहला तो वो मिलिट्री का था, तो उसको मिलिट्री में इंटरेस्ट था, उसको लड़ाई में इंटरेस्ट था, वो फ्रांस की जो जियोग्राफिक एरिया उसको बढ़ाना चाहता था। दूसरा उसका इंटरेस्ट था बिजनेस में, ट्रेड को बढ़ाने में। और ट्रेड यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें डेफिनेटली एलाइड अमीर लोगों का साथ देना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो अगर उनके बड़े बड़े खेतों में लोग काम करेंगे, तभी तो रॉ मटेरियल तैयार होगा, कच्चे जो भी रॉ मटेरियल होते हैं जिससे हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए नेपोलियन ने स्लेवरी को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। तो फाइनली स्लेवरी कब बंद हुई? तो फाइनली जो है फ्रांस में, यहां पर एक लिखा हुआ है फाइनल क्लोज, 1848 में जाकर फ्रांस में स्लेवरी बंद हुई। तो ये जो वीडियो था हमारा फ्रांस में स्लेवरी को लेकर था, गुलामी को लेकर था। दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हम पढ़ रहे हैं, गुलामों के बारे में पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्रांस में सदियों से गुलामी चल रही है। अब ये गुलामी कैसे चलती थी, लोग कहां से आते थे, इन चीजों को हम समझेंगे ट्रायंगल स्लेव ट्रेड के माध्यम से। अब यहां पर जो ट्रायंगल सिस्टम है वो क्या करता था कि फ्रांस में एक छोटे छोटे समझ लो बाजार बने हुए थे। एक बाजार का नाम यहां पर लिखा हुआ है बॉर्डेक्स, राइट। ये एक मार्केट है, गुलामों का मार्केट है। यहां पर गुलाम आते कहां से थे? यहां पे गुलाम आते थे अफ्रीका और तमाम देशों से जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो अफ्रीका से गुलाम यहां पर आते थे और यहां से उनको खरीद लिया जाता था और भेज दिया जाता था जहां पे जरूरत थी। जरूरत कहां कहां पे थी? जहां जहां पे फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। जैसे कि 3 कॉलोनीज का नाम यहां पे लिखा हुआ है, मार्टिन क्यू, गॉर्डेलूप एंड सेंट डोमिंगो। और ये जो 3 कॉलोनी है फिलहाल ये पड़ती है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जैसे हम एशिया में रहते हैं, फ्रांस यूरोप में पड़ता है और ये 3 पड़ते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो यहां से इस ट्रेड सेंटर से इनको भेज दिया जाता था अमेरिका। इनको एक सामान की तरह भेजा जाता था पानी के जहाज में लोड करके। चूंकि दूरी 3000 थी, पहले जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, तो 3-3 महीने तक की ये यात्रा करते थे। फिर वो वहां पहुंचते थे, वहां पर खेतों में उनको काम में लगा दिया जाता था। तो ये टोटल ट्रेड सर्कल है ट्रायंगल मोड में, जो हमने गुलामी का समझा। अब हम जान रहे थे कि गुलामी को बंद क्यों नहीं किया गया। तो पहला रीजन तो हमने देखा कि मोनार्क क्यों बंद करेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों के ही ज्यादा से ज्यादा लैंड है, तो उनका अपना नुकसान हो जाएगा। तो मोनार्क के बाद कौन आया? नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो नेशनल असेंबली भी नहीं बंद किया, क्योंकि नेशनल असेंबली बंद करेगा तो नेशनल असेंबली में भी कौन से लोग हैं? जो समाज के एलाइट सबसे अमीर लोग हैं और उनके पास भी लैंड है और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब चूंकि उनको नेशनल असेंबली में बैठना था तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो पहली बार फ्रांस में स्लेवरी को बंद किया जैकबिन क्लब जब पावर में आया। और जैकबिन क्लब जब पावर में आया तो फ्रांस की नेशनल असेंबली का नाम था कन्वेंशन, और कन्वेंशन ने इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन क्या कन्वेंशन की बंद की हुई स्लेवरी जो एबोलिशन है ये कंटिन्यू रह पाया? तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही जैकबिन क्लब मैक्सिमिलियन को जब डॉक्टर गिलोटिन की बनाई हुई गिलोटिन डिवाइस से हटा दिया गया और उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, और डायरेक्टरी रूल के बाद जैसे ही नेपोलियन आता है तो नेपोलियन जो है वो ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि फ्रांस में इकोनॉमी आगे बढ़े, और ट्रेड को आगे बढ़ाने की लालच में वो वापस से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर देता है, ताकि व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके और फ्रांस का इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। तो फ्रांस में स्लेवरी पहले जैकबिन में बंद करी गई, लेकिन उसके बाद लास्ट में यहां पर हमने एक डेट लिखा है 1848, जब फ्रांस में स्लेवरी का एंड हुआ। तो दिस वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन ऑफ टुडे कि जैसे ही फ्रांस कॉलोनीज बनाता था तो कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी। वो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं कि वो फ्रांस की उस समय की दुश्मन कंट्री थी और फ्रांस के ही कॉन्टिनेंट में आती थी, मतलब यूरोप में भी वो कंट्री भी यूरोप में ही आती थी। आप अपना करेक्ट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आई वुड लाइक टू गिव यू अ गुड न्यूज कि ये जो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो पड़ेगा, वीडियो नंबर 14, वो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट वीडियो होगा और हम फिर चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। देन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एंड ऑल दैट एंड विल टेक मल्टीपल टेस्ट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।